इन्हीं अजित पवार ने, जिन पर एक ज़माने में बीजेपी ने बहुत मेरे ख्याल 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, फिर यही अजित पवार जब बीजेपी के साथ मिल गए तो धुल गए। लेकिन अभी बीएमसी चुनाव से पहले, कॉरपोरेशन चुनाव से पहले, इन्हीं अजित पवार ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था। अजित पवार ने कहा था कि बीजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि सहयोगी दलों की जो है भूमिका है मुश्किलों में है, चेतावनी दी थी और अपने पास सबूत होने का भी दावा किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में एक कयास लगने लगा था कि क्या चाचा भतीजा फिर से एक हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अजित पवार बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी में वापसी कर सकते हैं। अब ये सब खबरों के बीच में अचानक अजित पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है और इन सब डॉट्स को जोड़ते हुए ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किया है। अब इन ममता बनर्जी के सवाल को दोनों एंगल से देखा जा सकता है। यूं भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी मौके पे चौका मार रही है, बीजेपी से दुश्मनी निकाल रही हैं, या फिर दूसरे एंगल से देखा जा सकता है कि सवाल तो सही उठाया है, जांच तो होनी चाहिए और जांच भी जो जिस तरह की ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है उसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि वही कि अजित पवार के भ्रष्टाचार का बीजेपी पर आरोप लगाना, उनका अपने चाचा के नज़दीकी की खबरें उड़ना, संजय राउत का एमवीए की वापसी का संकेत देना और फिर ये क्रैश, ये सब डॉट कहीं जुड़ते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि एनसीपी, जो अजित पवार वाली एनसीपी है, उसका अब क्या होगा। कोई कहता है कि एनसीपी अजित पवार की पत्नी को कमान सौंपी जाएगी, कोई कह रहा है कि उनके बेटे कमान संभालेंगे, कोई कह रहा है कि शरद पवार और वो जो अजित पवार गुट है वो मर्ज हो जाएंगे और शरद पवार फिर से कमान संभालेंगे, साथ में सुप्रिया सुले तो हैं ही। लेकिन यहाँ लोगों को डाउट ये है कि शरद पवार उम्र दराज हैं और दूसरी बात, अजित पवार के साथ जो लोग गए थे वो भी शरद पवार से नाराज़ थे कि शरद पवार का लगातार कांग्रेस के साथ जाना और शिवसेना के साथ जाना उन्हें पसंद नहीं था। क्या वो लोग मानेंगे शरद पवार का जो छत्र छाया में फिर से जाने को तैयार हैं? अगर नहीं तो क्या शरद पवार, अजित पवार की पत्नी और उनके बेटे इस लेवल के हैं, इतने मैच्योर हैं कि पार्टी को संभाल पाएं? इन दोनों चीज़ों पर डाउट है, इसलिए तीसरी संभावना ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। मुझे भी वही लग रहा है कि बीजेपी फिर से एक बार मौके पे चौका मार सकती है और वो मौका है कि एनसीपी अजित पवार को तोड़ सकती है और कोशिश तो ये करेगी कि पूरा जितना एनसीपी अजित पवार है उसको बीजेपी मर्ज करने की कोशिश करेगी अपने साथ, और अगर मर्ज नहीं भी किया तो वही चीज़ करने की कोशिश करेगी जो अजित पवार से शरद पवार के साथ करवाया था, यानी पार्टी तोड़ दो ताकि अपनी स्थिति मजबूत बनी रहे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन साथ ही कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि पार्टी अजित पवार वाली फिर टूटी, फिर एनसीपी के सिंबल और एनसीपी को लेकर फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी और ऐसे में अगर जो गुट बचता है और वो शरद पवार के साथ मिल जाता है तो फिर पुराना एनसीपी का सिंबल शरद पवार को मिल सकता है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वही आता है कि यहाँ पर अहम का टकराव नहीं होगा, ये कैसे मान लिया जाए, क्योंकि शरद पवार खुद अब उम्र दराज हो चुके हैं तो सुप्रिया सुले को आगे करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अजित पवार की पत्नी और बेटा शायद इस चीज़ को कबूल ना करें, क्योंकि पार्टी तो अब अजित पवार की हो चुकी है जो सरकार में है इस वक्त। और अगर सुप्रिया सुले को आगे नहीं करते हैं तो अजित पवार जैसे बड़े कद का नेता तैयार करना शरद पवार के लिए इतना ज़्यादा अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि कोई अजित पवार जैसा नेता शरद पवार फिर से तैयार कर पाए। तो ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है कि एनसीपी का होगा क्या। इस बीच में कांग्रेस एक तीसरा ऑप्शन बन के आती है। कुछ लोग ये राय भी दे रहे हैं कि क्यों ना शरद पवार पूरी एनसीपी को इकट्ठा करके इसको कांग्रेस में मर्ज कर दे। कांग्रेस में मर्ज करने का आइडिया शरद पवार वाली एनसीपी में पहले भी
फ्लोट किया गया था, कुछ लोग इस तरफ के हैं। अब कांग्रेस इसीलिए शायद चुप्पी साधे हुए हैं। तुरंत जैसी अजित पवार के प्लेन क्रैश की खबर आई, राहुल गांधी ने भी अजित पवार के परिवार से बात की और प्रियंका गांधी ने भी अजित पवार के परिवार से बात की। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। क्योंकि अजित पवार यूं तो महाराष्ट्र के नेता थे, लेकिन उनकी राजनीति का इम्पैक्ट या उनकी पार्टी का इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं, दिल्ली तक उसकी जो है धमक है। क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त वो बीजेपी के साथ सरकार में सहयोगी है, उनकी पार्टी। अगर महाराष्ट्र में कुछ हलचल होती है तो उस हलचल का असर दिल्ली में भी पड़ता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार बेशक अजित पवार के सहारे ना चल रही हो, लेकिन बैसाखियां तो यहाँ भी हैं। एक बैसाखी हिलेगी तो दूसरी बैसाखी के हिलने का भी डर रहता है। तो अब सवाल सबके मन में ये है कि अजित पवार के बाद अब एनसीपी का क्या होगा। शरद पवार की उम्र और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों ही चीज़ें लोग देख रहे हैं और इन दोनों को देखते हुए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बल्कि ममता बनर्जी ने तो एक उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. अब तुरंत अजित पवार के परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बात करना कुछ तो मायने है इस चीज़ के, कुछ तो सिग्नल देता है। क्योंकि वैसे तो प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोगों को बात करनी चाहिए थी तुरंत, लेकिन तुरंत बात हुई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार पल पल की खबर राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कल पार्लियामेंट में जब इस पूरे हादसे की डिटेल जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने सरकार से नहीं बल्कि नितिन गडकरी से ली, क्योंकि नितिन गडकरी और सरकार का बाकी तंत्र ज़रा अलग अलग माने जाता है। नितिन गडकरी से पूरी जानकारी जो है राहुल गांधी ने ली। अब इस सब के बीच में कहानी फिर महाराष्ट्र पहुंच जाती है कि महाराष्ट्र में कहा यह जा रहा है कि अजित पवार नाराज़ थे निकाय चुनाव को लेकर, शिंदे भी नाराज़ हैं, शिंदे भी अभी भी अड़े हुए हैं। मुंबई में आधा आधा मतलब बारी बारी से मेयर की बात करें, आधे वक्त बीजेपी का आधे वक्त उनका। ऐसे ही और जगहों की भी उनकी डिमांड है और बीजेपी उन्हें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाला काम कर रही है। तो अगर अजित पवार की पार्टी बीजेपी से अलग होती है, क्या शिंदे भी उन्हीं के जो है वो कदमों पर चलेंगे? क्योंकि शिंदे तो उस दिन से वैसे भी नाखुश है जिस दिन से उन्हें डिमोट करके मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सारी कहानी है और ऊपर इस कहानी को हवा जो है वो ममता बनर्जी ने दे दी। ममता बनर्जी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़ोरों से घूम रहा है। जांच तो होगी, जाहिर सी बात है, डीजीसी ये जांच करेगा, सब कुछ है, लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी ने सवाल उठाया क्यों? क्या उन्हें खुद को भी कोई ख़तरा महसूस हो रहा है या उनके पास कोई इनपुट है?
क्योंकि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी कल कहीं हवाई यात्रा से जाना था किसी दौरे पे, उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया। क्यों? क्या कोई इनपुट है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो ममता बनर्जी ने खड़े कर दिए हैं। और दूसरा सवाल एनसीपी को लेकर और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर भी खड़ा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।